नमस्कार दोस्तों। 5 दिसंबर 1945 के दिन के 2:10 पर अमेरिकी नेवी के 5 जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं एक रूटीन मिशन के लिए। इस प्लेन के अंदर 14 क्रू मेंबर मौजूद हैं और साथ ही इस मिशन को लीड कर रहे लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर भी मौजूद हैं। ये पांचों प्लेन फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद फ्लोरिडा के ईस्ट की तरफ फ्लाई करते रहते हैं और उड़ान के लगभग 2 घंटे बाद तक सब कुछ सही चलता रहता है। लेकिन फिर अचानक से इनके स्क्वाड्रन लीडर की तरफ से एक मैसेज आता है और वो कहते हैं कि उनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इस प्रॉब्लम के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता है, इसीलिए वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं। लेकिन जब वो चेक करते हैं तो उनका बैकअप कंपास भी काम नहीं कर रहा होता। अब ये अपने साथियों से कम्युनिकेट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनके साथियों के सारे इंस्ट्रूमेंट भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। शाम को 4:56 पर मौसम अचानक से करवट ले लेता है और बिगड़ने लगता है। ऐसे में कैप्टन चार्ल्स टेलर को लगता है कि वो फ्लाई करते करते गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ आ गए हैं, जबकि उन्हें वापस फ्लोरिडा तक जाना था। इसलिए वो अपनी टीम को ये ऑर्डर देते हैं कि उन्हें ईस्ट की तरफ फ्लाई करना है, जिससे कि वो फ्लोरिडा तक पहुंच सके। लेकिन कुछ पायलट्स को ऐसा लगता है कि वो उड़ते उड़ते पहले ही काफ़ी ईस्ट में आ चुके हैं और उन्हें वापस फ्लोरिडा तक पहुंचने के लिए वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। मौसम लगातार बिगड़ता जाता है और धीरे धीरे शाम होती जाती है। अब ये माना जाता है कि इस समय पर ये प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहे होते हैं और शाम को लगभग 4:07 पर कैप्टन चार्ल्स कैरोल टेलर का आखिरी मैसेज आता है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा और आसमान में उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है। और इसके बाद ये पांचों प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये पांचों प्लेन आखिर गए तो गए कहाँ और इनके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। इसके बाद इन 5 प्लेन्स की तलाश में एक मरीनर प्लेन को भेजा जाता है, जिसका काम था इन पांचों प्लेन्स को ढूंढना। लेकिन ये मरीनर प्लेन भी एकदम से गायब हो जाता है और इसके अंदर जो 13 लोग मौजूद थे वो भी इस प्लेन के साथ गायब हो जाते हैं और उनका भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। कमाल की बात यह है कि जिस जगह पर ये सारे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, उस जगह को आज की डेट में बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, यूएस के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर अटलांटिक ओशियन में मौजूद है। बरमूडा, पोर्टो रिको और फ्लोरिडा के बीच में ये एक ऐसा एरिया मौजूद है जिसके अंदर हजारों राज दफन है। 4,40,000 मील के एरिया में फैला हुआ बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत बिजी शिपिंग रूट भी है, जहां से हर रोज लाखों की संख्या में प्लेन्स और शिप्स गुजरते हैं। ओवर द सेंचुरीज इस बरमूडा ट्रायंगल से बहुत से प्लेन्स, शिप्स और बहुत से लोग डिसअपियर हुए हैं और इसीलिए इस बरमूडा ट्रायंगल को हमेशा ब्लेम किया जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अनसुलझी कहानियां हमें देखने को मिलती है। हमें देखने को मिलता है कि कैसे यहाँ पर आकर अचानक से प्लेन्स के कंपास काम करना बंद कर देते हैं और कैसे यहाँ पर अचानक से जो शिप या जो भी चीज़ यहाँ पर आकर ठहरती है वो अचानक से गायब हो जाती है। तो आखिर इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ऐसे क्या राज है जिसकी वजह से ये सारे हादसे हमें देखने को मिलते हैं? आज की इस वीडियो में हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक व्यक्ति ने आर्गोसी मैगजीन में पहली बार एक आर्टिकल पब्लिश किया था और वो पहला इंसान था जिसने इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल नाम दिया था। अब मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत होती है 1881 में, जब एक एलन ऑस्टिन नाम का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। ये जहाज 210 फीट लंबा और उस समय के सबसे बड़े जहाजों में से एक था। ये जहाज जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे एक और जहाज देखने को मिलता है। अब
एलन ऑस्टिन जहाज का कैप्टन, जिसका नाम बेकर था, जब वो उस दूसरे जहाज को देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो जहाज वहां पर पूरी तरह से खाली पड़ा था। उसके अंदर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। बेकर अपने जहाज एलन ऑस्टिन के साथ 2 दिन तक वहां पर इंतजार करता है और देखता है कि क्या कोई मूवमेंट उस जहाज पर हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब कोई भी मूवमेंट वहां पर उस जहाज में नहीं दिखाई देती तो 2 दिन के बाद बेकर अपने 4 आदमियों को हथियारों के साथ उस जहाज पर भेज देता है। 2 दिन तक उस जहाज के अंदर ना जाने के पीछे का कारण ये था क्योंकि उस समय पर समुद्री लुटेरे बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे। तो बेकर को डर था कि अगर वो अपने लोगों को उस जहाज के अंदर भेजेगा तो उसके लोगों को समुद्री लुटेरे मार डालेंगे और बाद में उसके जहाज पर भी वो कब्जा कर लेंगे। इसलिए उसने 2 दिन तक रुककर उस जहाज की पूरी एक एक मूवमेंट को देखा और उसके बाद उसने अपने 4 लोगों को हथियारों के साथ उस जहाज के अंदर भेज दिया। अब जब वो 4 लोग उस जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस जहाज में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा था। खाना जैसे परोसा गया था, खाना वैसा ही पड़ा हुआ था और जो सामान उस जहाज में था वो बाजार में अच्छे दामों पर बेचा जा सकता था। इसलिए बेकर के मन में ख्याल आया कि हम इस जहाज को भी अपने जहाज के साथ लेकर चलते हैं और इस जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे बेचकर हम एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो अब जब बेकर उस जहाज को अपने जहाज एलन ऑस्टिन के साथ लेकर चलता है तो उसी रात उस समुद्र में या कहीं बरमुडा ट्रायंगल में एक तूफान आता है और उस तूफान के साथ साथ वो जहाज भी गायब हो जाता है। और सुबह जब देखते हैं कि वो तूफान रुक चुका है तो वो जहाज वापस आ जाता है। लेकिन पूरी रात वो जहाज कहाँ था, कहाँ गायब हुआ था, इसका किसी को भी पता नहीं होता। इसके बाद बेकर अगले दिन जब अपने 4 लोगों को उस जहाज पर ढूंढता है तो उसे वो 4 लोग नहीं मिलते। तो ये देखकर वो अचंभित रह जाता है कि वो 4 लोग आखिर गए तो गए कहाँ। इसके बाद वो अपने और 4 लोगों को उस जहाज पर भेजता है और उस जहाज को लेकर और आगे की तरफ चलता है। लेकिन बदकिस्मती से अगले दिन एक और तूफान आता है और वो जहाज फिर से गायब हो जाता है। लेकिन फिर से जब तूफान रुक जाता है तो वो जहाज फिर से दिखाई देता है और जब बेकर देखता है कि जिन 4 लोगों को उसने दोबारा उस जहाज पर भेजा था वो 4 लोग फिर से गायब हो चुके हैं। इसके बाद बेकर उस जहाज को वहां पर छोड़कर चुपचाप अपने जहाज को लेकर वहां से निकल जाता है और न्यूयॉर्क पहुंचता है। बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के पीछे सभी लोगों का अलग अलग मत है। किसी किसी को लगता है कि वहां पर एलियंस की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है, तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से ये सारे हादसे होते हैं। अगर हम साइंटिस्ट्स की माने तो वहां पर प्लेन्स के कंपास के काम बंद कर देने के पीछे का कारण ये है कि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद उनके प्लेन्स अपना रास्ता भटक जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर हमें हादसे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी बरमुडा ट्रायंगल को लेकर, जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चंस उठते रहते हैं क्योंकि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी है, लेकिन आज तक कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि वहां पर होने वाले हादसों के पीछे का मेन रीजन क्या है। इसीलिए आज तक ये बात प्रूव नहीं हो सकी है कि बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों का आखिर मेन रीजन है क्या। तो दोस्तों, ये एक कहानी थी बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई, और बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के पीछे क्या कारण है उन सब के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बरमुडा ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।